आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर जो है आपके क्लास 12 का चैप्टर है। हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लास 12 का चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी में ये चैप्टर के पहले नाम पर देखें कि स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है। स्थिर वैद्युतिकी जैसा कि नाम आप देखते हैं, स्थिर का मतलब होता है स्थिर, रेस्ट, विराम। कौन सी? वैद्युतिकी। वैद्युतिकी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी यानी आवेश। तो आवेश जब स्थिर हो, क्या स्थिर हो? आवेश। आवेश जब स्थिर हो उस समय उसके जो गुणों का अध्ययन किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्लियर है? तो हमने यही बात लिखा है, कुछ ऐसी विशेष बात नहीं लिखी है। देख लीजिए कि भौतिकी की वह शाखा जो विरामावस्था में आवेश का अध्ययन करता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। एकदम हमने यही बात लिखा है कि जब आवेश विराम में हो तो भौतिकी की वही शाखा, वही डाली। भौतिकी मान लो एक पेड़ है, तो पेड़ की एक शाखा, एक डाली जो विरामावस्था में आवेश का अध्ययन करता है वह स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। क्लियर है? तो आपके सामने एक बहुत बढ़िया आदमी आ गया है। ये कौन है भाई? ये क्या है? आदमी है कि जानवर है कि क्या है? इसी के बारे में मुझे बात करनी है। दिखाई दे रहा है ये कौन है भाई? ये है आवेश। ये आवेश, इस आवेश के बारे में हम लोग चल रहे हैं अध्ययन करने। क्लियर है? क्या हम लोगों को आवेश के बारे में ही पढ़ना है। पढ़ेंगे आवेश के बारे में। ये कब आ गया दुनिया में, कब इसके बारे में पढ़ने लगे, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे अभी। आवेश जैसे जस्ट लाइक हम आपसे बात करते हैं, मोह क्या है, माया क्या है, सुनते हैं। जब एक मदर का अपने सन के साथ, मां का अपने पुत्र के साथ जो लगाव है, ये लगाव, ये क्या चीज है जिसके चलते मां का अपने पुत्र के साथ लगाव होता है? ये क्या चीज है जिसके चलते आपको किसी के प्रति नफरत होता है? वो क्या चीज है? तो वही चीज जिसके चलते किसी मां का अपने पुत्र से लगाव होता है, वही चीज जिसके चलते आपका किसी के साथ नफरत होता है, ठीक वही चीज निर्जीव वस्तुओं में। आप तो सजीव है ना, हम तो सजीव है ना, कुत्ता बिल्ली ये सब सजीव है ना, लेकिन हम बात करते हैं उस कंघी की जो कंघी आप अपने माथे में लगाते हैं, वो तो निर्जीव है। तो ऐसे लोग का किसी के प्रति अट्रैक्शन, आकर्षण, निर्जीव पदार्थों का किसी के प्रति आकर्षण या नफरत, विलगाव, विकर्षण, ये क्यों? तो वही वह कारक है जिसके चलते दो कुचालक पदार्थों में के बीच, या कह सकते हो निर्जीव पदार्थों के बीच जो आकर्षण हो रहा है या विकर्षण हो रहा है, उसी का नाम है आवेश। जिसके कारण आकर्षण या विकर्षण होता है दो पदार्थों के बीच में, वही कारण का नाम है। वो कारण कौन है? वो आवेश है। वो आवेश ही वह आदमी है, आवेश ही वह तत्व है, आवेश ही वह कारण है जिसके चलते
दो पदार्थों में आकर्षण होता है या विकर्षण होता है। बहुत समय पहले की बात है, हम बात कर रहे हैं 600 बीसी की बात कर रहे हैं। 600 बीसी, बीसी का मतलब समझिए, बिफोर क्राइस्ट मान लीजिए। 600 वर्ष पहले, ईसा के जन्म से 600 वर्ष पहले की हम बात कर रहे थे। उस जमाने में ग्रीस देश बहुत आगे था, बहुत आगे था। उस ग्रीस देश की बात मैं कर रहा हूं। उसी ग्रीस में 600 वर्ष पहले, ईसा के जन्म के 600 वर्ष पहले, थेल्स ऑफ मिलिटस, जो ग्रीस के 7 चतुर लोग थे उनमें से एक, ग्रीस में जो 7 चतुर लोग थे उनमें से एक, थेल्स ऑफ मिलिटस ने क्या देखा? उन्होंने देखा, अरे अंबर जो है किसी चीज से उन्होंने रगड़ा था और देखा कि अरे अंबर छोटे छोटे टुकड़ों कुछ कुछ को अपनी ओर खींच ले रहा है। दुनिया को नॉक किया, अरे ये अंबर है, देखो अभी रगड़े हैं किसी चीज से, इसके बाद ये छोटे छोटे कणों को अपनी ओर खींच रहा है। ये चीज उन्होंने देखा और यही चीज उन्होंने देखा कि अंबर में आकर्षण का गुण आ रहा है। और चूंकि ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में उस अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ग्रीक भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसीलिए वहां हम लोग आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी या ये सब जो जितने शब्द हैं इसी शब्द से निकले हैं, इलेक्ट्रॉन से। तो शुरुआत तो थेल्स ऑफ मिलिटस ने शुरुआत कर दी। बहुत दिनों के बाद ये रानी एलिजाबेथ जो थी, इंग्लैंड की जो महारानी है एलिजाबेथ थी, उनके फिजिशियन थे सर विलियम गिलबर्ट। गिलबर्ट साहब ने भी देखा कि अंबर में एक तरह का बल उत्पन्न हो जाता है। अंबर को जब रगड़ते हैं किसी चीज से तो उसमें एक तरह का बल उत्पन्न होता है कि वो अपनी ओर किसी को खींचने का बल उसके पास आ जाता है। तो यह उन्होंने पाया, तो कहानी को उन्होंने कुछ और आगे बढ़ाया। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे ये ग्रीस के बाद इंग्लैंड की कुछ खोजें हुई। फिर हमारे पास आते हैं फ्रांस से चार्ल्स डूफे साहब आते हैं हमारे सामने। डूफे साहब ने कहा, उन्होंने 2 फ्लूइड थ्योरी दिया, 2 तरल सिद्धांत दिया। आपसे पूछता है परीक्षा में पूछना है, पूछता ही रहता है कि 2 फ्लूइड थ्योरी किसने दिया, 2 फ्लूइड थ्योरी किसने दिया, 2 तरल सिद्धांत किसने दिया, द्वितरल सिद्धांत किसने दिया, ये सब नाम दे सकते हैं आपके। द्वितरल सिद्धांत किसने दिया? बिना सोचे समझे हम कहेंगे डूफे साहब ने दिया। डूफे ने दिया। क्या दिया 2 तरल सिद्धांत भाई? इन्होंने कहा कि ये जो चार्ज है, जो आवेश है, ये 2 प्रकार की इन्होंने देखा, एक विट्रियस देखा, एक रेजिनस देखा। इन्होंने देखा कि जब ग्लास को सिल्क के साथ रगड़ा तो उन्होंने कांच में विट्रियस आवेश को देखा। तो चूंकि कांच को विट्रस कहते हैं, इसीलिए कांच के ही नाम पर कांच को वहां पर विट्रस कहते हैं, इसीलिए कांच को विट्रियस कर दिया। कांच पर जो आवेश है उसका नाम विट्रियस कर दिया।
और अंबर को जब रगड़ा रोया से तो उस पर देखा कि रेजिनस आवेश आ गया। तो चूंकि अंबर को रेजिन कहते हैं, वहां पर फ्रांस में अंबर को रेजिन कहा जाता है, इसलिए उस आवेश को उन्होंने रेजिनस कह दिया। उन्होंने कहा कि भैया मुझे दो तरह के लोग मिले हैं, एक विट्रियस और एक रेजिनस, दो तरह के लोग मिल गए इनको। तब विट्रियस मिले और रेजिनस मिले। विट्रियस कब? जब कांच को सिल्क के साथ रगड़े तो कांच पर मिला, जब अंबर को रुआ से रगड़ा तो अंबर पर रेजिनस मिला। अब इन्होंने सोचा कि जरा कांच और अंबर को एक साथ लाया जाए। इनका ऐसा मानना था, हमारे डुफे साहब का, कि दो तरलों का प्रवाह होता है, लेन देन होता है। दो तरह के तरल का जब रगड़ा जाता है तो दो तरह के तरल जो है सो एक से दूसरे में चले जाते हैं, इसीलिए इनका नाम दिया था टू फ्लूइड थ्योरी, द्वितरल सिद्धांत, दो तरल सिद्धांत। लेकिन जब उन्होंने जो कांच पर जो विट्रियस था और अंबर पर रेजिनस था, तो इन्होंने सोचा कि जरा ले चलते हैं कांच को अंबर के साथ। तो कांच और अंबर को एक पास लाए तो उसमें दुराव होने लगा, उसमें विकर्षण होने लगा। तो कांच और अंबर में जब विकर्षण हो रहा था, तब उन्होंने पहली बार कहा दुनिया को कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उन्होंने देखा कि दो तरह के लोग थे, विट्रियस और रेजिनस, यानी कि कांच और अंबर। इनमें देखा कि भैया ये दो तरह के लोग हैं, आई दोनों तरह के लोग को जब एक साथ लाते हैं तो ये आकर्षण हो रहा है। रेजिनस और विट्रियस, आकर्षण हो रहा है, दो असमान है। लेकिन विट्रियस और रेजिनस, विट्रियस को एक पास लाने के बाद विकर्षण, रेजिनस को रेजिनस के पास लाने पर विकर्षण। तब उन्होंने कहा कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये पहली बार दुनिया में उन्होंने बताया कि विट्रियस और रेजिनस दो प्रकार के आवेश को बताया। फिर कहानी आगे बढ़ी। फिर हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब आते हैं, अमेरिकन। ये क्या कहते हैं भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब? ये कहते हैं, इन्होंने कहा कि भैया आप जो डुफे साहब जो आप जो टू फ्लूइड थ्योरी दिए थे ना, मैं टू फ्लूइड थ्योरी के समर्थन में नहीं हूं। इन्होंने कहा कि वन फ्लूइड थ्योरी, एक तरल सिद्धांत। इन्होंने वन फ्लूइड थ्योरी दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने। और इन्होंने भी कहा कि दो प्रकार के आवेश है, लेकिन देखिए एक को कहा पॉजिटिव चार्ज और एक को कहा निगेटिव चार्ज, एक को धन आवेश और एक को ऋण आवेश। तो अब कहानी आज के डेट में हम लोग जो पढ़ते हैं तो आवेश दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। कैसे धन आवेश और कैसे ऋण आवेश, इस कहानी को भी हम लोग पढ़ने चलेंगे। थोड़ा सा इंतजार लीजिए, थोड़ा सा मजा लीजिए, हम सब दिखा रहे हैं आपको। ये आवेश की जिंदगी में हम लोग घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसी में एक छोटी सी टॉपिक बता दें आपको। एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप किसको कहते हैं, जरा इस टॉपिक को जरा समझिएगा कि इलेक्ट्रोस्कोप किसको कहते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं कि वैसा संयंत्र जिसका उपयोग विद्युत आवेश को निर्धारित करने में किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी एक बात तो हम बीच में डाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिए कि अभी तक की जो कहानी पढ़े उसमें हम जाने कि विद्युत आवेश को कौन निर्धारित करता है। तो जो निर्धारित करने का काम करता है उसी संयंत्र का नाम क्या है, उसी डिवाइस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप है। क्लियर है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। हम लोग जान सकते हैं कि वैसा संयंत्र जिसका उपयोग विद्युत आवेश को निर्धारित करने में किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप कहलाता है, कोई विशेष बात नहीं।
एक टॉपिक छोटा सा बता है यहां पर आपको कि आवेशीकरण। अभी तक आप देखें, अभी तक जो मैंने चर्चा किया कि एक से दूसरे से रगड़ने पर, अभी भी देखे थे कांच को सिल्क के साथ रगड़ा गया, अंबर को रुआ के साथ रगड़ा गया। अभी तो हम रगड़ा रगड़ी का ही खेला देख रहे हैं बउआ। ये रगड़ा रगड़ी ही से ही आवेश उत्पन्न हो रहा है, अभी तक यही देख रहे हैं। तो जब खास कुचालकों को, खास ये भी नहीं कि कोई किसी के साथ रगड़ दो, नहीं 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 नहीं, सबके लिए अलग अलग है। मैं अभी तुरंत दिखाने वाला हूं, देखियो किसके साथ किसको रगड़ रहे हो तो कैसे हो रहा है। तो खास कुचालकों को कपड़े या फर के साथ रगड़ा जाता है तो वे विद्युतीय रूप से आवेशित हो जाते हैं, वे विद्युतीय रूप से आवेशित हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि किसी खास कुचालकों को कपड़े या फर के साथ रगड़ा जाता है तो विद्युतीय रूप से आवेशित हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको देख रहे हैं कि घर्षण द्वारा आवेशीकरण कैसे होता है। तो जब खास कुचालकों को कपड़े या फर के साथ रगड़ा जाता है तो विद्युतीय रूप से आवेशित हो जाते हैं। जब देखे हैं कि किसी पर धन और किसी पर ऋण, वो चीज को हम लोग चल रहे हैं देखने, जरा सा देखिए उस चीज को कि कैसे आवेश की उत्पत्ति होती है। आवेश की उत्पत्ति कैसे होती, बात करें कि रगड़ने से होगी। क्या होता है, रगड़ते हैं तो दो चीजों को लेते हैं, दो कुचालक को लेते हैं, एक से दूसरे में रगड़ते हैं। एक का वर्क फंक्शन, एक का कार्य फलन निम्न होता है, कम होता है। ये कार्य फलन कम होता है, इसका क्या मतलब है सर? ये कार्य फलन कम होता है, इसका मतलब क्या है? तो देख बउआ, हम बता रहे हैं, बहुत बढ़िया से समझिएगा उस चीज को कि एक वो है पदार्थ जिससे इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है लेकिन कमजोर रूप से जुड़ा हुआ है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन कमजोर रूप से जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं कि इसका कार्य फलन कम है, निम्न है। और एक वो है जिससे इलेक्ट्रॉन बरियार रूप से जुड़ा हुआ है, स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, प्रबल रूप से जुड़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं कि इसका कार्य फलन उच्च है, इसका वर्क फंक्शन हाई है। समझ में आ गई? तो कार्य फलन कब हाई और कब निम्न, ये क्लियर है, यहां पर एकदम क्लियर हो गया सर। तो अब जरा समझिए मेरी बात को कि दो लोग हैं और एक का कार्य फलन क्या है कि कार्य फलन एक का ज्यादा है और एक का कार्य फलन क्या है, निम्न है। कार्य फलन एक का ज्यादा और एक का निम्न, दोनों आपस में रगड़ा रगड़ी किए, ये दोनों आपस में रगड़ा रगड़ी गर करते हैं और इसका कार्य फलन कम है, इसका कार्य फलन कम है और इसका कार्य फलन उच्च है, तो होगा क्या? तो जिसका कार्य फलन निम्न है, कम है, जब रगड़ा रगड़ी होगा तो यह इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और जिसका कार्यफलन ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। कौन चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन। यही खेल होता है और आवेश की उत्पत्ति होती है। ठीक से समझ रहे हैं कि जब दोनों आपस में रगड़ा रगड़ी किए तो वह पदार्थ जिसका कार्यफलन कम था उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और जिसका कार्यफलन ज्यादा था उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर प्लस चार्ज और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर माइनस। तो एकदम जीवन भर के लिए हम लोग एकदम स्थिर रूप से जान लें कि देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी, देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी, यही दुनिया का नियम है। तो ये दे रहे हैं
और ये ले रहे हैं, तो देने वाले पर प्लस और लेने वाला पर माइनस। यही बात मैंने कहा है कि जब दो पिंडों को एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो निम्न कार्य फलन वाले पिंड से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और वह धन आवेशित हो जाता है, तथा उच्च कार्य फलन वाला पिंड इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है और इन आवेशित हो जाता है। यही बात मैंने कहा है। क्लियर कंसेप्ट है? कंसेप्ट क्लियर है? आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि चार्ज की उत्पत्ति कैसे होती है। तो दो लोग रगड़ा रगड़ी करेंगे, एक का कार्य फलन निम्न है, यानी एक में इलेक्ट्रॉन कमजोर रूप से बंधा हुआ है और एक में इलेक्ट्रॉन बरियार रूप से बंधा हुआ है। तो जिसमें कमजोर रूप से बंधा हुआ है वह अपना इलेक्ट्रॉन जिसमें बरियार रूप से इलेक्ट्रॉन बंधे उसको दे देता है। तो जो दिया इलेक्ट्रॉन उस पर प्लस और जो लिया इलेक्ट्रॉन उस पर माइनस। सीधा सीधी बात है। दोनों ये रगड़ा रगड़ी क्रिया। मान लो, छोड़ो हटाओ, हम अपने बाल में कंघी करते हैं, हम अपने बाल में कंघी करते हैं। मेरा बाल सूखा और उस पर मैं कंघी कर रहा हूं, ठीक है। तो कंघी जो मैं अपने बाल में कर रहा हूं तो क्या होता है, तो मेरे बाल का कार्य फलन निम्न होता है। मतलब मेरे बाल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कमजोर रूप से बंधे हुए हैं, तो कंघी में जो इलेक्ट्रॉन है वो बरियार रूप से बंधे हुए हैं, तो उसका कार्यफलन उच्च है और मेरे बाल का कार्यफलन निम्न है, कमजोर है। तो कंघी जब मेरे सूखे बालों पर खूब रगड़ते हैं तो ऐसा होता है कि मेरा बाल जो है इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी कि मेरे बाल पर धन आवेश हो जाता है, और कंघी इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो कंघी पर ऋण आवेश हो जाता है। तो देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी। इसीलिए बबुआ कहते हैं कि ज्यादे ककही मत घुमाओ सब। ज्यादे ककहिया घुमा दोगे ना तो तुम्हारे बाल में का इलेक्ट्रॉन बहुत सारा निकल जाएगा और ऐसे ही घूमोगे। तो बउआ रे, याद रखना कि ककही घुमाते हो बाल में तो घुमा लो, तुम्हारे बाल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तुम्हारा बल धन आवेशित हो जाएगा, और ककही जो है ऋण आवेशित हो जाएगा। तो अब उसके बाद तो अपने घर पर ही कार्यक्रम करना कि कागज का छोटा छोटा टुकड़ा गिरा लोगे और ककहिया को उसके नजदीक ले जाओगे। वो क्या करेगा, वो कागजवा को टूप 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 खींच लेता है। तो समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई कि कागज जो है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आप ककही क्या करता है, उठा लेता है। समझ गए इस चीज को? आवेश की उत्पत्ति ऐसे ही होती है। तो हम बोले थे, कुछ समय पहले बोले थे कि खास कुचालकों को एक साथ रगड़ा जाता है। देखिए यहां पर मैं बताया हूं कि खास कुचालकों को कि एक साथ रगड़ा जाता है। जरा देखिए, तो मैंने खास कुचालक की जो चर्चा की है, आप भी जरा देख लो उस खास कुचालक कौन से है। कि यही खास कुचालक है कि ग्लास रड को यदि सिल्क के साथ रगड़ते हो तो ग्लास पर धन आवेश और सिल्क पर ऋण आवेश होता है, ठीक है ना। और यदि फर या उलन क्लॉथ को इबोनाइट, अंबर, रबर इत्यादि से रगड़ते हो तो देखो कि क्या होता है। यहां पर थोड़ा सा हम लोग बात करिए हैं कि उलन क्लॉथ को जो है सो कि हम लोग यदि इबोनाइट के साथ रगड़ दें, इबोनाइट के साथ रगड़ दें, तो देखिए यहां पर उलन क्लॉथ को इबोनाइट के साथ रगड़ते हैं तो इबोनाइट पर ऋण आवेश और उलन क्लॉथ पर धन आवेश। ये मामले हैं खास के साथ। ऐसे ही आप उलन कोट पहने हो, जाड़े का दिन हो, उलन कोट पहने हो और कोई प्लास्टिक की कुर्सी मिल गई और उस पर आप खूब आराम से हिलडुल रहे हो, थोड़ी देर बाद आपके कोट पर धन आवेश और आपके प्लास्टिक सीट पर
ऋण आवेश हो जाता है। ये समझ गए हैं कैसे हो जाएगा। वुलन कारपेट पर यदि चलते हो, रबर का शू है, शू का नीचे का जो है सो कि आप जो जूते पहनते हैं उसके नीचे का जो सोल है वो रबर का है, और वुलन कारपेट बिछा हुआ है, उस पर चल रहे हो, थोड़ी देर चलोगे तो वुलन कारपेट क्या हो जाएगा, धनावेशित। आपका रबर वाला शू जो है वो क्या हो जाएगा, वो ऋण आवेशित हो जाएगा। और नायलन को रगड़ते हो क्लॉथ के, या एसीटेट को रगड़ते हो क्लॉथ से, तो समझ सकते हो क्या, हम तो बांट दिए हैं। ऐसा ही तो खिस्सा बता ही दिए कि आपका हेयर ड्राई हो और कम कंघी हो, ये खिस्सा हम लोग सुन चुके हैं। खास कुछ चालकों को एक साथ रगड़ा जाता है तो एक पर धन और एक पर ऋण आवेश चढ़ जाता है। तो क्लियर कर लेंगे हम लोग। थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि जो डूफे साहब थे उनको जो है रेजिनस और जो है सो कि अंबर पर रेजिनस मिला था और ये विट्रियस मिला था, ठीक है ना। तो दोनों को ग्लास रड और अंबर को देखा था उन्होंने, क्या हो रहा था, विकर्षण हो रहा था। तो उसको भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं, क्यों विकर्षण हो रहा था ये भी क्लियर हो गया कि नहीं, आकर्षण हो रहा था दोनों के बीच, ग्लास रॉड और अंबर के बीच में क्या हो रहा था, आकर्षण हो रहा था। ये भी चीज हम लोग देख लिए हैं कि धन और ऋण के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। एक विट्रियस था, एक रेजिनस था, असमान आवेश थे, आकर्षण हो रहा था। यहां भी धन आवेश और ऋण आवेश असमान है, इनके बीच आकर्षण, और धन के बीच विकर्षण, और ऋण के बीच विकर्षण होगा। क्लियर है हम लोग यहां से। तो हम लोग अब चलते हैं थोड़ा सा देखने, यही इसी तरह के गुण को देखने चलना चाहते हैं कि आवेश में किस किस तरह के गुण होते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछने वाले ने पूछ देते हैं लोग कि आवेशीकरण के कारण क्या है। तो आवेशीकरण भी बताए हैं कि एक से इलेक्ट्रॉन का दूसरे में क्या है, स्थानांतरण हो रहा है। इसी के चलते इलेक्ट्रॉन का एक से निकल के दूसरे में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो यही कारण है कौन सी का, आवेशीकरण का, कि कोई आवेशित क्यों हो जाता है भाई। तो आवेशित होने का यही कारण है कि एक पदार्थ से दूसरे में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यही आवेशीकरण का कारण है। पूछता है सर परीक्षा में, बहुत सारा चीज पूछता है, उसमें से आपके लिए भी पूछता है कि आवेश का क्या गुण हो सकता है। तो हम लोग का मन है कि जरा सा आवेश के गुणों को देखते हैं हम लोग, कि आवेश के क्या क्या गुण हो सकते हैं। उत्पत्ति तो देख लिए, जरा सा उसके गुण को देखें। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, धन आवेश हो और ऋण आवेश हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। देखिए धन आवेश है और ऋण आवेश है, तो ये लोग आपस में इनका क्या होगा, इनका आकर्षण होगा। ये लोग क्या करेंगे, ये आकर्षण होंगे, इनके बीच आकर्षण होगा, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर यदि धन और धन है, धन और धन के बीच चलोगे तो धन और धन के बीच विकर्षण होगा, ऋण और ऋण के बीच क्या होगा, विकर्षण होगा, ऋण और ऋण के बीच भी विकर्षण होगा, और धन के बीच विकर्षण होगा। तो हम लोग इस चीज को समझ चुके हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। नहीं भी याद रहे तो समझिए धन, धन और ऋण को समझ लीजिए। धन माने पॉजिटिव, धन को अंग्रेजी में पॉजिटिव कहते हैं और ऋण को अंग्रेजी में निगेटिव कहते हैं। तो पॉजिटिव माने पुरुष, तो दो पुरुषों के बीच, दो पुरुष हो तो उनके बीच क्या होता है, उनके बीच विकर्षण होता है। दो स्त्रियों के बीच भी विकर्षण होते हैं, छोटा छोटी करने लगते हैं लोग, ठीक है। तो दो स्त्रियों के बीच भी क्या होता है, विकर्षण होता है। लेकिन एक पुरुष और एक स्त्री के बीच आकर्षण होता है। तो समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इसको समझ सकते हैं। एक किस्सा, ये दुनिया का नेचर का यही मतलब ही है, नेचर का ही मतलब है कि दो शेर एक तरफ आए तो दोनों शेरों में जंग हो जाती है। दो शेरनी आए, दोनों शेरनी में जंग हो जाती है। लेकिन एक शेर और एक शेरनी आए तो उनके बीच जंग नहीं, उनके बीच प्रेम होता है। ये दुनिया का नेचर का नियम है, यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो धन और धन के बीच विकर्षण और ऋण के बीच विकर्षण, लेकिन धन और ऋण आए तो उनके बीच आकर्षण। ये क्लियर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी गुण बता रहे हैं कि किसी भी पदार्थ में जो आवेश है
वो किसी पदार्थ का मौलिक एवं आंतरिक गुण होता है। क्या है भैया? ये मोह, मोह कहां है, माया कहां है? ये आपकी आंतरिक गुण है। एक मां का अपने बच्चे से प्रेम होना एक आंतरिक गुण है। ये मोह और माया सब उसके अंदर में छुपा हुआ है। वैसे ही पदार्थ के अंदर में ये आवेश भी छुपा हुआ है। तब ये भी किसी भी पदार्थ का मौलिक एवं आंतरिक गुण होता है कि उसके पास है, ये होइबे करेगा, बिना हो रह नहीं मानेगा। ठीक है ना, होना ही होना है। मदर है तो उसके बीच मोह ममता है, ये होता है। ऐसा ही किसी भी पदार्थ में आवेश, किसी भी पदार्थ में आवेश होता है। ये उसका मौलिक और आंतरिक गुण है। ठीक है ना, समझ गया कि मौलिक आंतरिक गुण क्या है? तो दो हमने गुणों को देख लिया। आपके परीक्षा में कभी कभी आ जाता है कि आवेश के दो गुणों को लिख दे। आराम से दो को लिख देंगे, हैं भारी है, आराम से लिख देंगे कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आराम से लिख देंगे। और दूसरा गुण कि आवेश पदार्थ की मौलिक एवं आंतरिक गुण है। दो गुण तो हम लोग आराम से लिख दिए, हम लोग को आराम से 2 नंबर मिल जाएगा, काम हो जाएगा हम लोगों का। तीसरा एक गुण देखते हैं, आवेश हमेशा संरक्षित होते हैं। आवेश हमेशा संरक्षित होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो सुन लीजिए हमसे, कहीं भी संरक्षण शब्द मिल जाए, संरक्षित होते हैं, किसी का भी मिले तो आवेश है। ये आवेश हमेशा संरक्षित होते हैं। कहीं कहीं लिखा रहता है ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहते हैं। ये सब लिखा रहता है। जहां भी संरक्षित शब्द आए तो समझ लीजिएगा कि ना उसका आप निर्माण कर सकते हो, ना उसको आप बर्बाद कर सकते हो। दोनों में से कुछ भी नहीं। ना उसकी उत्पत्ति कर सकते हो, ना उसकी आप विनाश कर सकते हो। एक लाइन तो बिना कहे सुने तुम लिख सकते हो किसी के बारे में कि आवेश की ना ही उत्पत्ति हो सकती है और ना ही विनाश हो सकती है। सिर्फ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में उसका ट्रांसफर, स्थानांतरण हो सकता है। तो किसी की भी बात हो, या आवेश की बात कहें, ऊर्जा की ही बात हो तो यही बात कहेंगे कि ऊर्जा की ना ही उत्पत्ति हो सकती है, ना ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो सकता है। तो ये भी आवेश के बारे में वही बात कह रहे हैं कि किसी विलगित निकाय की कुल आवेश नियत बना रहता है, एकदम कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा उदलेगा नहीं। यानी कि किसी विलगित निकाय की कुल आवेश का निर्माण या विनाश असंभव है। यही तो बता रहे हैं हम, एकदम असंभव है। क्या होगा? अर्थात आवेश बराबर एवं विपरीत युग्म में उत्पन्न होता है, एकदम पेयर में उत्पन्न होगा। एक ले रहा है और एक दे रहा है, तो एक लेगा तो जितना लेने, दो को रगड़े हैं हम, तो दो को रगड़ने के बाद एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो जितना वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतना उस पर धन आवेश चल रहा है, और जितना वो ले रहा है उतना उस पर ऋण आवेश चल रहा है। तो दोनों तो बराबर बात तो हुए ना, जितना दिया उतना वो लिया। ऐसा नहीं कि दिया 2 रुपया ले लिया 3 रुपया, ऐसा थोड़े हुआ। 2 को दिया तो 2 को लिया, तो देने वाला पर 2 प्लस और लेने वाला पर 2 माइनस, तब बराबर हुआ। लेकिन क्या है भैया? विपरीत, एक पर प्लस चढ़ता है आवेश और एक पर माइनस, देने वाले पर प्लस, लेने वाला पर माइनस, तो दोनों पर प्लस और माइनस दोनों पर बराबर हो गया। लेकिन इसी को हम लोग युग्म कहे कि बराबर एवं विपरीत युग्म में उत्पन्न होते हैं। यही बात कह रहे हैं कि आवेश हमेशा संरक्षित होते हैं। अगर ऐसा खेल देखना चाहते हो तो हमारे पास बहुत सारा खेल है, एक से एक खेल पड़ा हुआ है, जहां से मैं आपको दिखा सकूं कि आवेश क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। यानी कि ना उसकी उत्पत्ति होगी ना उसका विनाश होगा। हम लोग देख सकते हैं, देखना चाहते हैं, देखिए मैं दिखा रहा हूं। एक खेल है पेयर प्रोडक्शन में, ठीक में, युग्म की उत्पत्ति में। तो हम लोग क्या करते हैं कि गामा रे को जब तोड़ते हो तो उसमें से एक निकलता है इलेक्ट्रॉन और एक निकलता है पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक पॉजिट्रॉन निकलता है। किसको तोड़ने पर? गामा किरणों को तोड़ते हो तो एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन आपको पता है, पहले से मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और पॉजिट्रॉन पर धन आवेश होता है।
तो देखिए धन आवेश और ऋण आवेश मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हो गया काम खत्म। यानी कि ये भी हमने देखा कि ना उत्पत्ति हुई ना विनाश हुआ, देख लिए हम लोग, आवेश संरक्षित होता है। फिर ऐसे ही एनहिलेशन, पदार्थ का एनहिलेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का एनहिलेशन करते हो तो वहां देखो एक इलेक्ट्रॉन मिला है और एक पॉजिट्रॉन मिला है, दोनों को जब मिलाते हो, बड़ी बड़ी बहुत ही सुंदर बात मैं कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन के मिलने से दो गामा किरणों का उत्पत्ति होती है। ख्याल रखिएगा, पूछ सकता है कहीं भी, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब मिलेंगे तो बनेगा क्या, तो दो गामा किरण। लेकिन यहीं पर मैं इसके ठीक इसके ऊपर दिखाया हूं कि एक गामा किरण के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनता है, और यहां किस्सा मैंने उलट दिया, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन के मिलने से दो गामा किरणों की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखिएगा, यह मैं दिखा रहा हूं। रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रेडियो सक्रिय स्थानांतरण में क्या होता है, कुछ नहीं, देखिएगा ठीक से, मैं नीचे लिखा हूं, यहां पर यूरेनियम का नाभिक लिया हूं, देखिए यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है। यूरेनियम का नाभिक जब टूटता है, ठीक है, तो उसमें से जो है सो देखो थोरियम और हीलियम दो नाभिक हमको मिले हैं। जरा नीचे जरा ध्यान दो, ये 92 है, 92 है, 92 है, और यहां थोरियम का 90 है, 90, और हीलियम का 2 है, तो 90 और 2 इनको जोड़ देते हो तो 92 हो जाता है। बोलिए, एकदम एकदम क्लियर है, कहीं कुछ अदर नहीं है। ये 92 इधर भी है और इधर भी 92 है, 90 + 2 92। फिर यह दिखा रहा है कि आवेश की न उत्पत्ति न विनाश। फिर वैसे ही नाभिकीय अभिक्रिया देखते हो, नाभिकीय अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं कि एक भारी नाभिक पर हम लोग न्यूट्रॉन का प्रहार, मंद गति के न्यूट्रॉन का प्रहार कराते हैं। न्यूट्रॉन तो देखो यूरेनियम का 92 है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, यानी कि 92 + 0 कितना हुआ, 92। इसको हम तोड़े हैं, जेनॉन में तोड़े हैं, एसआर में तोड़े हैं, तो 54 और 38 ये जोड़ दीजिए, है तो न्यूट्रॉन है, फिर तो इसको जोड़ेंगे नहीं, तो 54 और 38 जोड़ते हैं तो 92 हो जाता है। आवेश की नहीं उत्पत्ति नहीं विनाश, यानी आवेश संरक्षित होते हैं। क्लियर कर दिए। इस तरह की क्वेश्चन आपसे परीक्षा में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछता है, और हम लोग क्या करते हैं सर, है सब अंग्रेजिया देखते हैं ना सर, तो ये सब देख के डरा जाते हैं सर। डरना नहीं है, हम तो खाली जोड़ और घटाव बताए हैं बउआ, ये जोड़ दिए हैं, देखो 92 इधर जोड़ के देखे हैं, 90 + 2 92 होता है कि नहीं, जोड़ और घटाव देखेंगे। चलिए दिखाइए देते हैं आपको रे बउआ, देख ले कि ये जोड़ है, और आपसे जब परीक्षा में पूछता है तो बिना कहे सुने डरा कर हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ छाड़ के भाग आते हैं सर। और है कौन चीज, जोड़ और घटाव। देखा है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है इसमें कि एक्स कौन है, जरा एक्स को बता दो, यही हमसे पूछ रहा है कि एक्स को बता दो। तब क्या करोगे, एक्स नहीं पता है आपको एक्स पता नहीं है, नहीं पता है तो पता लगा लेंगे एक्स क्या है, इसी एक्स को पता लगाना है, एक्स कौन है। सब में ऐसा एक्स पड़े हुए हैं, इसमें सब में एक्स को बताना है, इसमें है। देखेंगे हम लोग परीक्षा हॉल में, और देखते दुम दबा के भाग जाएंगे। कहा है तुमको जोर नहीं आता है, अरे जोर आता है यार, जोर आता है, देखो ना जोर आता है, कैसे जोर आता है, जोड़ना आता है, ऐड करने आता है सर हमको। देखिए यहां दिया है, ये हाइड्रोजन है और ये बेरिलियम है, जरा जोड़ो, ये 1 है और ये 4 है, 4 और 1 कितना होता है, 4 और 1 5 होता है सर, 4 और 1 कितना होता है, 4 और 1 5 होता है। 5 लिख दें, जी सर 5 लिखिए, लिख रहे हैं 5, यहां देखो 4 और 1 5, ऊपर में जरा जोड़ो तो 9 और 1 10, तो जरा देखो ऊपर में 1 था, यहां कितना लिख देंगे तो 10 हो जाएगा,
जहां एक था यहां भी 9 लिख देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 9 व 1 10, नीचे भी कितना है 5 और 0 कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना है 4 और 1 5, 5 कर देना था नीचे। तो हम यहां जानना चाहते हैं कि वह कौन सा एलिमेंट है जिसका परमाणु संख्या 5 और परमाणु द्रव्यमान संख्या 9। हमको याद पड़ गया है सब कि सर वो बोरॉन था, हम लोग याद किए थे, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5। हम लोग याद किए थे सर कि बोरॉन का परमाणु संख्या 5 होता है और बोरॉन का द्रव्यमान संख्या 9 हो सकता है। आपसे यही पूछ रहा है कि एक्स किसको दर्शा रहा है भाई, एक्स को पहचाने, एक्स कौन है तो बोरॉन है, हो गया, क्लियर है। फिर देखिए जोड़ के दिखाते हैं, जरा देखिएगा नीचे कितना लिखा हुआ, यहाँ 6, यहाँ कितना लिखा हुआ है 1, तो 6 और 1 कितना होता है 7, 6 और 1 7। ऊपर में क्या लिखा हुआ है 12 और 1 13, हम 13 लिख दिए। अब जरा याद पाएंगे कि वह कौन सा एलिमेंट है, कौन सा वह तत्व है जिसका परमाणु संख्या 7 और द्रव्यमान संख्या 13 होता है। देख बहुआ, परमाणु संख्या को नीचे लिखते हैं और द्रव्यमान संख्या को मूड़ी पर लिखते हैं, माथा पर लिखते हैं, हेड पर लिखते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसका परमाणु संख्या 7, तो कौन सा था जिसका परमाणु संख्या 7, तो सर हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6 और नाइट्रोजन 7। तो सर नाइट्रोजन का होता है, तो नाइट्रोजन का 7 और इसका परमाणु भार 13 हो सकता है। तो हम लोग तो एकदम आसानी से जान गए सर, कोई दिक्कत की बातें नहीं है, तो खाली जोड़ना तो है। फिर जोड़ के देखते हैं, फिर देख ले बहुआ, यहाँ कितना है 7 और 1 8, 7 और 1 8, यहाँ लिखा हुआ है 2, कितना लिख देंगे तो 8 इधर भी हो जाएगा। तो सर एकदम आसान से, हमको तो मालूम है कि 6 और 2 कितना होता है 8, 6 लिख दीजिए सर। ऊपर में लिखा है 15 और 1 16, यहाँ 4 है, क्या लिख दे कि 16 हो जाए, सर 12 लिख सकते हैं। आप हम फिर याद पाएंगे कि कौन वह आदमी है, कौन वह तत्व है जिसका परमाणु संख्या 6 होता है। अभी नहीं गिने थे कि कार्बन का क्या होता है परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान 12 हो सकता है, द्रव्यमान संख्या। ठीक, इसको भी पहचान गए। देखिए कितना हल्का हल्का सवाल पूछता है परीक्षा में, और हम लोग उसको यूं ही छोड़ के भाग आते हैं। काहे भाग आते हैं कि सर वहां दिक्कत यही है हम लोगों के साथ कि हमको सर ये है एकदम आसान सा सवाल, जोड़ने का काम है, खाली ऐड करने का काम है, हमको सर जोड़ने नहीं आता है, या उस टॉपिक पर हमने ध्यान ही नहीं दिया है। था बहुत हल्का सा, लेकिन कभी इस पर नजर ही नहीं गई है, इसीलिए ऐसे ऐसे सवालों को हम लोग परीक्षा हॉल में छोड़कर चले आते हैं। ध्यान दीजिए, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत भारी चीजें नहीं है, एकदम देखकर हम लोग बना सकते हैं। फिर यहां देखिए 7 और 2 9, यहां 1 लिखा हुआ है, कितना लिख देंगे तो 9 हो जाएगा। आप लिखो ना सर 8 लिखो, 8 1 9, इधर 7 2 9, ऊपर में 14 4 18, ऊपर में यहां कितना लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है, कितना लिख देंगे तो 18 हो जाएगा, 17 लिख दीजिए ना सर। अब याद आप मुझे बताओ कि नाइट्रोजन के बाद क्या होता है भाई, तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन न होता है, तो परमाणु संख्या ऑक्सीजन वो है जिसका परमाणु संख्या क्या होता है, जिसका परमाणु संख्या 8 होता है। ये ऑक्सीजन है जिसका परमाणु संख्या 8 होता है, 17 इसका द्रव्यमान संख्या हो सकता है। हम लोग जान गए, तो हम लोग एकदम आसानी से इसका जवाब हम लोग दे दिए। भारी था नहीं, भारी तो हो ही नहीं सकता। आपके परीक्षा में क्या आता है मुझे बखूबी मालूम है, और कितनी आसानी से आप जवाब देकर आज चले आओगे यह भी मैं सिखा देता हूं। एकदम आसान से, एकदम आराम से परीक्षा की आप अपने टेस्ट की तैयारी आप कर सकते हो, और खूब अच्छा कंसेप्ट सीख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए फिर देखते हैं आगे देखते हैं, और सा गुण भी इसका देखते हैं। एक और गुण देख लीजिए, आवेशों को बीजगणितीय रूप से जोड़ा जाता है। अब बड़ी भयंकर है सब मामला, ये क्या सिखा दिए सर, जोड़ने का तो बात सिखाए, जोड़ तो हमको आता है, जोड़ना तो हमको आता है सर, अभी जोड़ सिखाए हैं आप, नहीं भी आता था तब सिखा भी दिए हैं जोड़, तो जोड़ना तो आता है, लेकिन
इसमें एक शब्द आ गया है बीज गणितीय रूप से जोड़ना। ये बीज गणितीय रूप से कैसे जोड़ना है भाई? तो हम कोई बहुत बड़ी बात आपसे नहीं करते हैं, एक छोटी सी बात करते हैं कि एक आदमी तुम्हारे जैसा विद्यार्थी ही, आप ही के जैसा विद्यार्थी घर से निकला, ठीक है ना। घर से निकलते वक्त उसकी मम्मी ने उसको 5 रुपया दिया था। कितना दिया था? 5 रुपया दिया था। उसको मिला था तो इसलिए हम प्लस लिख दिए कि उसने 5 रुपया पाया, तो हमने लिख दिया प्लस। आगे बढ़ा, उसने दुकानदार को 2 रुपया दे दिया। कितना दे दिया? 2 रुपया दे दिया। चूंकि उसने दे दिया, लिया नहीं है, दे दिया। 2 रुपया का एक टॉफी खरीदा, हम लिख दिए वही। आगे फिर बढ़ा, तब तक उसके जो है सो कि बड़े भैया मिल गए और उन्होंने उसको जो है सो कि 3 रुपया दे दिया। 3 रुपया उसको दे दिया, 3 रुपया दे दिया। फिर आगे बढ़ा, उसको एक कलम खरीदनी थी, कलम खरीद लिया। 5 रुपया का नहीं, 4 रुपया का कलम खरीद लिया, फिर 4 रुपया खर्चा कर दिया। देखो, मिल भी रहा है, खर्चा भी कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ता है, तब तक जो है सो कि उसके एक अंकल मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि कहां जा रहे हो? पढ़ने जा रहे हो? पढ़ने जा रहे हो, लो कुछ खा लेना। उन्होंने भी पॉकेट में 10 रुपया था, दे दिया। 10 रुपया उसको मिल गया। वो आगे बढ़ता है, तब तक उसको याद पड़ता है, यार कॉपी तो खत्म हो चुकी है, मुझे कॉपी खरीदनी है। तो कॉपी खरीद लेता है और 12 रुपया का कॉपी खरीदता है, 12 रुपया खर्च करता है, कॉपी खरीद लेता है। मैं जानना चाहता हूं कि उसके पॉकेट में अभी उसके पॉकेट में कितना पैसा बचा है, नहीं बचा है, या उसके देह पर कर्जा है। मैं यही जानना चाहता हूं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, दम आराम से देख लो जो उसको मिला था। मिला क्या था? मम्मी ने 5 रुपया दिया था, भैया ने 3 रुपया दिया था, अंकल ने 10 रुपया दिया था। कितना हुआ? जोड़ लीजिए। 18 रुपया उसको मिला था। 18 रुपया मिला था। खर्च कितना किया है? खर्च कितना किया है? खर्च किया है 2 रुपया, 4 रुपया और 12 रुपया। तब देख, जोड़ लीजिए। 12 4 16 2 18, 18 रुपया खर्च भी कर दिया। अब बताओ उसके पास क्या बचा? ठन ठन गोपाल है सर। जितना मिला था सब क्या कर दिया? खर्च कर दिया। जितना मिला था सब खर्च कर दिया। यही बीज गणितीय जोड़ है, कुछ नहीं है। जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ कर लीजिए और जो माइनस वाले हैं उनको एक साथ कर लीजिए और तब दोनों को जोड़ दीजिए। मैं यहां जोड़ रहा हूं, यहां जोड़ रहा हूं कि प्लस 18 और प्लस माइनस 18। जरा जोड़ के बताओ ना हमको। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कट जाएगा। कितना बचेगा? 0। इस तरह के जोड़ को ही हम लोग बीज गणितीय जोड़ कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा किस्सा भी देख ले। ठीक इसी तरह से अब आवेश को लेते हैं। रुपया पर तो देख लिए, आवेश पर ले लेते हैं। मान लिया आवेश को, एक आदमी के पास जो है सो कि देखो प्लस क्यू आवेश है, -2 क्यू आवेश है, +3 क्यू है, +5 क्यू है। कुल कितना हुआ? हम लोग सब प्लस को जोड़ लेंगे। जोड़ लो। +3 एक क्यू कितना हो जाएगा? 4 क्यू हो गया। आइए +5 कितना हो गया? तो 4 और 5 9 क्यू हो गया। इसमें से 2 घटा दो, कितना हो गया? 7 क्यू। यही मैंने बताया, +7 क्यू। देख लीजिए, प्लस क्यू -2 क्यू, 3 क्यू +5 क्यू, 7 क्यू बच गया। ये इसी को बीज गणितीय योग कहते हैं। जोड़ना है एकदम आसान से कि प्लस वाले को एक साथ जोड़ लो, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लो और प्लस माइनस में से उसको जोड़ देंगे एक साथ। यही मान लो एक आदमी और है, -3 क्यू है, उस पर कर्जा है, -5 क्यू है, उस पर आवेश है, +2 क्यू आवेश है, +6 क्यू आवेश है। कितना हुआ? देख लो। 6 व 2 8, यहां 5 और 3 8। देखो कैंसिल होकर 0 हो गया। सीख गए हैं हम लोग सर, बीज गणितीय जोड़ क्या कहलाता है। बहुत बखूबी रूप से सीख गए सर, ठीक है ना।
मान लो एक विद्यार्थी है, उसके पापा जी ने 10 रुपया दिया, ठीक है ना। मम्मी ने कहा कि पापा जी पैसा दिए हैं, कहा तो हाँ। तो वो मांग लेते हैं कि 3 रुपया मुझे दे दो, तो 3 रुपया मम्मी को दे दिया, 3 रुपया मम्मी को दे दिया, ठीक है ना। तब तक उसका एक छोटा भाई दौड़ाया और वो कहता है कि हमको जो है सो कि हमको भी 3 रुपया दे दो। उसने उसको भी 3 रुपया दे दिया, उसको भी 3 रुपया दे दिया, ठीक है ना, उसको भी 3 रुपया दे दिया। तब तक उसकी बड़ी बहन नजर पड़ती है, वो कहता है कि दीदी कुछ पैसा है क्या? हाँ हाँ है, कितना चाहिए? तो 5 रुपया दे देती है। तो दीदी 5 रुपया दे दी। अब बताओ कि कुल उसके पास कितना पैसा उसके पॉकेट में है? कुछ नहीं करेंगे, प्लस वाले के साथ जोड़ देंगे। ये +10 +5 15 रुपया, और खर्च कितना किया? 3 3 6, 15 में से 6 घटा दो तो उसके पास कितना बचेगा? 9 रुपया उसके पास बचा हुआ है, +9 रुपये बचा हुआ है। इसी तरह के जोड़ को बीजगणितीय जोड़ कहते हैं। और आप इसको भारी भरकम बनाए हुए हो, कुछ नहीं है, आवेश का बीजगणितीय जोड़ होता है। क्लियर है? हम लोग साफ क्लियर है। तो ये भी बात हम लोग समझ चुके हैं। अब मेरा कहना यह है कि हम लोग जरा देखें कि विद्युत आवेश एक चौथा गुण, पांचवा गुण दिखा रहे हैं। देखिए कई गो गुण देख लिए हम लोग, कितना गुण देख लिए, जरा देख बउगा। एक गुण देखे हैं हम लोग, पहला गुण क्या देखे हैं कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पहला गुण देख लिए हैं। दूसरा गुण क्या देखे हैं कि आवेश पदार्थ की मौलिक एवं आंतरिक गुण है। तीसरा गुण देखे हैं कि आवेश हमेशा संरक्षित होते हैं। और चौथा गुण देखे हैं कि आवेशों के बीच गणितीय रूप से जोड़ा जाता है। और पांचवा गुण देखने चल रहे हैं कि विद्युत आवेश क्वांटीकृत होते हैं। ये क्वांटीकृत शब्द देखकर न सर माथा झंझना जाता है। ठीक है ना सर, ये काहे झंझनाएगा जी, हम है ना, झंझनाने देंगे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक बात मुझसे समझ लो, कुछ नहीं है ये। इसको हम लोग एकदम आराम से समझिए, मेरी बात को समझिए, इस चीज को समझो जरा यार, इस चीज को समझो कि ये कुछ भी नहीं है, एकदम आसान सी बात है। जरा समझो कि अभी हम जाने हैं कि एक इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस। बहुत सुंदर बात आप सीखे हैं। तो यहां मान लेते हैं कि दो लोग हैं मेरे पास। एक लोग है ये देखिए, और एक लोग ये है, ठीक है ना, ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये दोनों लोगों में रगड़ा रगड़ी हुआ, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि इन्होंने अपना जो है सो कि 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। और इससे 3 इलेक्ट्रॉन दिया और इससे 3 इलेक्ट्रॉन लिया। तो इस पर +3 आवेश है और इस पर -3 आवेश है। जरा समझिएगा। तो क्वांटीकृत होते हैं जो शब्द आपने कहा सर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये इसको देना होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसको लेना होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इनको अगर इसको देना होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसको लेना होगा 10 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इनको देना होगा 12 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये 12 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इनको देना होगा ये 100 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इनको देना होगा 1000 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। लेकिन सर ऐसा कभी नहीं होगा कि जो इलेक्ट्रॉन देंगे आधा इलेक्ट्रॉन तूर के नहीं देंगे। किसी को देंगे 1 रोटी देंगे, 4 रोटी देंगे, 5 रोटी देंगे, 20 देंगे, 50 रोटी दे सकते हो, लेकिन तूर के रोटी मत दिया करो। कहना यही है। टूट भांग नहीं होगी रोटी में, सीधा सीधी।
एक इलेक्ट्रॉन दो, दो दो, चार दो, कभी तोड़ फाड़ करके इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं। यानी जाएगा अगर आवेश होगा तो वो आवेश जो है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यानी अगर ये कहते हैं कि मेरे पास कितना कितना चार्ज है जी, तो इनका हमने कहा कि इन पर 3 चार्ज है, +3 है, तो इन पर कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻³ कितना होता है, 10⁻⁻19 कूलम होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, या 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश इनके पास है, इसका तिगुना, तो तिगुना कर दोगे यानी कि 3 गुना कर दोगे। तो यानी कि किसी पर भी एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना हो सकता है, लेकिन इसका आधा गुना नहीं होगा, इसका 1.5 गुना नहीं होगा, इसका 5.5 गुना नहीं होगा, टुकड़ा में गुना नहीं होगा। जो होगा पूर्ण संख्या का गुणक होगा। यही मैंने लिखा है कि पूर्ण संख्या का गुणक होगा। यानी किसी पिंड या कण पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का पूर्ण गुणक हो सकता है। यहां यही लिखे हैं Q = + Ne, प्लस इनके लिए माइनस इनके लिए, लेने वाले के लिए माइनस और देने वाले के लिए प्लस। यहां n का मतलब 1 2 3, जो भी 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उसका 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, इसका इतना एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, इसी का 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना। यही क्वांटीकृत कहलाता है। तो क्वांटीकृत का मतलब जाने कि जितना इलेक्ट्रॉन कोई देगा उतना गुना उस पर आवेश होगा। 5 गो देगा तो 5 गुना, एक इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का 5 गुना। ठीक है, तो जरा सा एक आध सवाल भी हम लोग इस पर देख सकते हैं, देखना चाहे तो हम लोग क्लियर हो जाएगा। जरा समझिए, एक क्वेश्चन है कि सिल्क के साथ रगड़ने पर कांच की छड़ को सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो कितना कूलम आवेश है, इतना कूलम आवेश है। किस पर, कांच की छड़ पर इतना आवेश, इतना कूलम आवेश प्राप्त, कांच की छड़ इतना कूलम आवेश प्राप्त करता है, कांच की छड़ इतना कूलम आवेश प्राप्त करता है, तो सिल्क पर कितना आवेश। अभी पता है कि वो जितना देगा उतना वो लेगा। ठीक है ना, एक दूसरे से दो रगड़ रहे हैं तो जितना ई देगा तो देने वाले पर प्लस और लेने वाले पर माइनस, लेकिन अमाउंट तो बराबर रहेगी। तो इस पर अगर प्लस इतना है, कांच पर इतना है, तो सिल्क पर कितना होगा, तो सिल्क पर हमको देना होगा आंसर, तो हम सिल्क पर दे देंगे कि सिल्क पर आंसर कितना हो जाएगा, तो जितना है उतना ही रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। लेकिन इन पर प्लस है तो उस पर क्या हो जाएगा, उस पर माइनस हो जाएगा। यही तो बात सीखे हैं अभी हम लोग, यही ना सीखे हैं कि एक जितना देगा दूसरा उतना ही लेगा, लेकिन देने वाले पर प्लस और लेने वाले पर माइनस, सीधा सीधा हिसाब किताब है। ऐसा ही देखो दूसरा हम लोगों के पास एक क्वेश्चन हो कि एक धातु के गोले पर इतना आवेश है। ठीक है, बहुत सुंदर बात मैंने बताया कि एक धातु के गोले पर इतना आवेश है। जब इस गोले से देख लिए कितना लिखा हुआ है, 5 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है, तो इस पर कुल आवेश कितना होगा। कुछ नहीं करेंगे, इस पर, इस धातु के गोले पर हम देखें कितना आवेश है भाई। इस धातु के गोले पर, इस धातु का कोई गोला है, मान लेते हैं इस धातु के गोले पर, इस पर आवेश कितना है, इस पर आवेश है -6.5 माइक्रोकूलम, इस पर आवेश है। इसमें से क्या करते हो, क्या आप इतना इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन निकाले हो, इसमें से निकाले हो जो इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन निकाले हो आप कितना, तो इतना 5 × 10⁻13 इतना इलेक्ट्रॉन आप निकाल लिए हो। ठीक है ना, तो आपको मैंने बताया है कि Q बराबर क्या होता है, तो Ne ± Ne। तो संख्या कितनी है निकालने की, n का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 5 × 10⁻13। और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1। इतना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इतना इलेक्ट्रॉन, इतना का पहले जानो कि आवेश कितना होता है, इतना का हम कर लिए, इसका मल्टीप्लाई किए हैं,
हमको आ गया है 8.0 10 पावर माइनस 6 कूलम। 10 पावर माइनस 6 को माइक्रो भी कहते हो, तो 8 माइक्रो कूलम हमने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया है। इतना कूलम इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया है। कितना? 8 माइक्रो कूलम इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया है। था कितना इसके पास? इसके पास था -6.5 माइक्रो कूलम इसके पास था, और आपने निकाल दिया। तो निकालने पर क्या हो जाता है? उतना प्लस चढ़ता है। देने वाले पर क्या होता है? प्लस। तो इसमें से इतना था और इसने प्लस निकाल दिया इतना, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना बच रहा है? ये तो इसमें से घटाओगे ना, तो कितना बच गया? इस पर बच गया प्लस 1.5 माइक्रो कूलम। दम आसान सा है, कुछ नहीं है। Q इक्वल टू NE, बस किसी का भी आवेश जानना है, Q इक्वल टू NE, प्लस या माइनस जैसा होगा वैसा हम लोग काम कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एकदम आराम से काम कर सकते हैं। तो हम लोग आवेश के इस गुण को भी देख लिए कि आवेश में ये गुण होते हैं। एक छठा गुण हम देखना चाहते हैं। एक छठा गुण आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि आवेशीकरण हम लोग जो कर रहे हैं वो प्रेरण द्वारा एक आवेशीकरण भी हम लोग कर सकते हैं। अभी तक तो रगड़ा रगड़ी का खेल चल रहा था कि रगड़ रगड़ के हम लोग कैसे हम लोग जो है सो कि किसी पर आवेश उत्पन्न कर रहे थे, एक दूसरे से रगड़ते थे, एक इलेक्ट्रॉन देता था, एक इलेक्ट्रॉन लेता था ना जी। लेकिन ये खेल जरा सा अजूबा है। इस अजूबे खेल को जरा देखते हैं कि आवेशीकरण हम प्रेरण द्वारा कैसे करते हैं। तो प्रेरण द्वारा आवेशीकरण के लिए मैं बता रहा हूं, जरा समझिएगा मेरी इस चीज को। ये एक फैमिली है, ये एक परिवार है, इसमें पुरुष है और इसमें स्त्री है, ठीक है ना। जितने पुरुष है उतना ही स्त्री। ये प्रकृति यही कहता है कि किसी भी परिवार में उतना ही पुरुष जितना की स्त्री। किसी भी परिवार में ही खेले कि जितना ही पुरुष उतना स्त्री हो। ये किसी परिवार की घटना है। ये परिवार है बेचारे, अपना सब तरफ है कि कोई उस रूम में, कोई इस रूम में, कोई इधर उधर, सब कोई है, ठीक है। लेकिन एकाएक इस परिवार पर एक डाकुओं का हमला होता है, डकैतों का हमला होता है, मान लो। और ये डकैत का हमला करने वाले लोग कौन है? ये महिला डकैत है। कौन डकैत है? महिला डकैत है। ये सब की सब महिलाएं डकैत हैं, माइनस वाले हैं, ठीक है ना। ये सब महिला डकैत जो है इस पर हमला कर रही हैं। जब सब महिला हमला इस पर कर रही है तब क्या होगा? तो घर वाले देखेंगे कि हमला करने वाले कौन लोग हैं। सट नहीं रहा है, देह में सट नहीं रहा है, इतनी दूरे दूरे है, बाहर से घर को घेरा हुआ है, ठीक है ना। ये एक तरफ से आकर एकदम हमला कर रहे हैं। तो ये परिवार वाले लोग क्या करेंगे? इसके बाद की जो घटना होगी उस चीज को समझिए। ये तो हमला किए हुए हैं, इनको तो मैं कर रहा हूं, लिख दिया कि ये हमला किए हुए हैं, ठीक है ना। ये माइनस वाले लोग हमला किए हुए हैं। इसमें क्या होगा? खेल, इनका खेल बदल जाता है। इनका खेल क्या बदलता है कि घर के जितने पुरुष थे वे आगे मोर्चा संभालने। अरे कौन हमला कौन किया है? महिला। तब पुरुष सब आगे क्या करने? मोर्चा संभालने। अब महिलाओं का है आप लोग पीछे हट जाओ। और ये आ गए यहां पर। अब ये बोलो आवेशीकरण इनका हुआ कि नहीं? हो गया, बस कुछ नहीं करना था। लेकिन यदि ऐसा खेल हो कि यदि इस परिवार पर यदि पॉजिटिव पुरुष हमला किए हो, तब क्या होता? तब ये होता यही कि इसमें के सारे जो है सारी महिलाएं, अगर पुरुष हमला किए हैं, ठीक है ना, तो सारी महिलाएं यहां पर आ जाती। कहां पर? सामने मोर्चा संभालने आ जाती और सब पुरुष को कहती कि आप लोग पीछे हो जाओ। सब पुरुष पीछे हो जाएंगे और वो आ जाएंगे मोर्चा संभालने। इस तरह से इसका आवेशीकरण हो जाता है। ये एक तरीका है, बिना छुए बिना गोली मारे। कि देखिएगा बहुत दूर से लोग क्या करेंगे, बहुत दूर से जो है सो कि आपको ऐसा न भयानक रूप से डरवाएंगे कि आप डर के थर 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 कांप रहे हैं। आपको मारेगा नहीं, छुएगा नहीं, ठीक है ना, कुछ नहीं करेगा। अपना रूप खाली लेकर खाली खड़ा हो जाएगा, एकदम भयंकर राक्षस का रूप लेकर खड़ा हो जाएगा। आप थर 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 कांपने लगिएगा, ठीक है। इसी तरह के
से आपको जो आवेशित कर देता है, आपको डरवा देता है, ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशीकरण। ठीक है, यही बात समझिएगा। ठीक है, आप लोग कहीं रात उत में कहीं कोई फोटो देखते हो, कहीं कुछ देखते हो रात का अंधेरिया में, आपको लगता है कि बाप फलना चीज है, भूत है, न जी, आया नहीं, देह में सटा नहीं, तलही आप डर डर के थर थर कांप रहे हैं, ऐसा ही आएगा। और इसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना, कि आ रहा है, छूबो नहीं किया, देह में सटबो नहीं किया, और आप बेचैन हो गए, और आप जो है सो कि आवेशित हो गए। तो ये यही बात है कि दो पिंडों के बीच बिना प्रत्यक्ष संपर्क बनाए, बिना प्रत्यक्ष कोई संपर्क नहीं है, किसी आवेशित पिंड को, या आवेशित पिंड को किसी अनावेशित पिंड के निकट लाकर, अनावेशित पिंड के निकट लाकर, ठीक है ना, उस अनावेशित पिंड को आवेशित करने की घटना ही, आवेशित कर दिया, आवेशित करने की घटना ही प्रेरण द्वारा आवेशीकरण कहलाता है। आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हैं, हम लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, एकदम आराम से लिख सकते हैं इसको। अब इसके आगे की भी कहानी है, बहुत जबरदस्त कहानी है, उस कहानी को हम लोग देखेंगे, ठीक है, तब तक इसको नोट कर लीजिए, तो उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, पहले नोट कर लीजिए इसको।